Hello everyone, this is Mahendra Jakulwar and welcome to my YouTube channel, an easy way to learn the tough subject. So dear friends, in this video we are going to learn about the conservation of momentum. आज के वीडियो में हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है उसका डेरिवेशन देखने वाले हैं, राइट? उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस. सो डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने से पहले हमको कुछ एग्जांपल देखना होगा. व्हाट इज मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? इन लास्ट वीडियो आई हैव एक्सप्लेन दैट इज द मोमेंटम इज नथिंग बट द एनर्जी परचेसेस बाय मूविंग बॉडी. जब बॉडी मोशन में होती है उसके साथ में जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं मोमेंटम. और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा जाए तो मोमेंटम का क्या होता है? P इज इक्वल टू m इंटू वी, दैट इज मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. ओके, लेट अस सी द सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. चलो ये एग्जांपल कंसिडर करते हैं इन विच टू व्हीकल्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस. दो व्हीकल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन से मूव हो रहे हैं. अब क्या होगा? दो व्हीकल एक ही रास्ते से, एक ही वे से अपोजिट डायरेक्शंस में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली दे विल कोलाइड ऑन ईच अदर. वो एक दूसरे से जाकर के टकराएंगे, राइट? ऐसे एक्शन मूवीज में होता है ना कि दो व्हीकल आते हैं, उधर से फास्ट व्हीकल आ रहा है, इधर से एक व्हीकल जा रहा है और दो जाके आपस में भिड़ जाते हैं और तब बड़ा मजा आता होगा आपको, राइट? सो वैसे ही यहाँ पे केस कंसिडर करते हैं हम. दो व्हीकल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं. इसकी कुछ वेलोसिटी है, इसकी भी कुछ वेलोसिटी है, दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं. व्हेन दे कोलाइड ऑन ईच अदर व्हाट हैपन? एक दूसरे से ये धड़क जाएंगे और क्या होगा? क्या वो व्हीकल उसी जगह पे रुकता है टकराने के बाद? तो आंसर इज नो. ये व्हीकल ऐसे टकराने के बाद एक दूसरे से फिर से दूर जाते हैं, राइट? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मूविंग व्हीकल, जैसे हमको पता है, हर मूविंग व्हीकल को एक एनर्जी होती है एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज मोमेंटम. तो इसको भी कुछ मोमेंटम है, इसको भी कुछ मोमेंटम है. इन दोनों व्हीकल को जो इनिशियली जो मोमेंटम है, राइट? मान लो कि इसके पास कुछ मोमेंटम है, इसके पास भी कुछ मोमेंटम है. वो मोमेंटम मीन्स द मोमेंटम बिफोर कोलिजन that will be equal to momentum after collision. ये कोलिजन होने के बाद भी उसका जो मोमेंटम कैसा रहेगा? सेम रहेगा जो कि उसके पहले वाला मोमेंटम था, राइट? तो यहां से क्या समझ में आता है? जब दो चीजें, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे टकराते हैं, कोलाइड होते हैं, उनका कोलिजन होता है, देन their initial momentum is always equal to the final momentum. उसका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होता है? सेम होता है. हाँ, एक चीज, इंडिविजुअल जो है, इसका इंडिविजुअल मोमेंटम और इसका इंडिविजुअल मोमेंटम कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. ये हमेशा ध्यान में रखना है. एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. So what is the statement of conservation of momentum then? The total momentum of an object before collision is always equal to total momentum after collision. One more time. The total momentum before collision is always equal to total momentum after collision. This is the simple statement of the conservation of momentum. Okay. चलो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे आप कैरम खेलते हो. कैरम में क्या होता है? जब हम स्ट्राइकर से कॉइन को हिट करते हैं, राइट? स्ट्राइकर पहले फास्ट मूव होता है, राइट? वो जब कॉइन पे जाके हिट होता है तब स्ट्राइकर रेस्ट में आता है एंड कॉइन मूव होने लगती है, करेक्ट? दिस मीन्स दैट स्ट्राइकर के पास जितनी एनर्जी थी दैट एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म टू कॉइन एंड द स्ट्राइकर कम टू रेस्ट एंड द कॉइन स्टार्ट टू मूव. मीन्स जितना स्ट्राइकर के पास एनर्जी थी, मोमेंटम था, दैट एनर्जी इज ट्रांसफर टू द कॉइन. मीन्स द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. दिस इज द सिंपल एग्जांपल. सो इन सभी एग्जांपल में से हमको क्या समझ में आता है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. मीन्स मान लो कि हमारे पास दो बॉडीज है. द फर्स्ट बॉडी हैविंग मास m1 and the second body having mass m2.
दो बॉडीज है, पहले बॉडी का मास m1 है, दूसरे बॉडी का मास m2 है. द मास इज नॉट सेम, मास इज नॉट इक्वल. And suppose this body is moving with initial velocity u1 and this body is moving with initial velocity u2. Okay, अब क्या हो जाएगा? Then these two bodies will collide on each other. ये दोनों बॉडीज जाके एक दूसरे पे क्या हो जाएंगे? कोलाइड हो जाएंगे. और कोलिजन होने के बाद सिचुएशन क्या होगा? ये वाला these two objects will collide on each other. This is m1 and m2, करेक्ट. इसका मास m1 है और m2 है. पहले वो सेपरेट थे. नाउ दिस टू बॉडीज मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर. आफ्टर दैट दे विल कोलाइड ऑन ईच अदर. एक दूसरे पे वो जाके टकरा जाएंगे. अब टकराने के बाद क्या हो जाएगा? ये पहली बॉडी जो है, राइट, पहली बॉडी, चलो इसको हम बॉडी ए ले लेते हैं और इसको बॉडी बी लेते हैं. ए बॉडी जो है वो बी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, करेक्ट. Body A will apply some force on body B, correct? And let the force applied by the body A is F1. Body A ने body B के ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया है जब कोलिजन हो रहा है तब, मान लो कि वो फोर्स कितना है? F1 है. And according to the third law of motion, Newton's third law of motion क्या बोलता है? Every action has equal and opposite force. सिंपल सा है. जब ये बॉडी ए बी के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करेगा, दैट इज एफ फोर्स अप्लाई कर रहा है, एट द सेम टाइम बॉडी बी ऑल्सो अप्लाइड्स और एक्सर्ट सम फोर्स ऑन बॉडी ए, एंड दैट इज एग्जैक्टली हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन. इसका क्या होगा? मान लो कि बॉडी बी ने बॉडी ए के ऊपर F2 फोर्स अप्लाई किया है. कितना? F2, करेक्ट. सो इन दिस केस व्हाट हैपन? The action force is equal to reaction force. Action force और reaction force same magnitude के होते हैं, बट उनका डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट होता है. Therefore यहां से हम लिख सकते हैं F1 is equal to F2, बट उनका डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट है. Therefore we take the minus sign. That is F1 is equal to minus F2, means the action force is equal to reaction force, but they are opposite in direction. तो यहां तक समझ में आ गया? Okay. When these two bodies apply some force on each other, after that what happen? After collision, before collision, the initial velocities of the two bodies, that is body A having initial velocity u1 and body B having initial velocity u2. But after collision, what happen? Their velocities will be changed. Their velocity will be changed, correct? इसका initial velocity पहले u1 था, अभी आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा? उसकी फाइनल वेलोसिटी v1 बनेगी. वैसे ही बॉडी b का m1, बॉडी b का जो इनिशियल वेलोसिटी u2 था, कोलिजन के बाद उसका वेलोसिटी क्या बन जाएगा? v2, और इसका मास क्या है? m2. तो समझ में आई सिचुएशन? व्हाट हैपन? टू बॉडीज A एंड B हैविंग मासेस m1 एंड m2 कोलाइड्स ऑन ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे पे जाके क्या हो जाएंगे? यहाँ पे टकराएंगे. और टकराने के बाद क्या होता है? जैसे हमने कार के एग्जांपल में देखा था, दो कार एक दूसरे के ऊपर टकराने के बाद एक दूसरे से दूर जाते हैं. सो सेम सिचुएशन इज हियर. व्हेन दीज टू बॉडीज कोलाइड ऑन ईच अदर, दे विल मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, राइट. एक दूसरे से वो दूर मूव हो जाएंगे. यहाँ पे कोलिजन के बाद ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, लेकिन उसकी वेलोसिटीज चेंज होती है. जो इनिशियल वेलोसिटी उसकी u1 और u2 थी, अब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या बन रही है? v1 एंड v2 रेस्पेक्टिवली. और जब कोलिजन होता है, बॉडी A B के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा और बॉडी B A के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा. सेम मैग्नीट्यूड वाला फोर्स एक दूसरे पे वो अप्लाई करेंगे. मान लो कि बॉडी A ने B के ऊपर t1 टाइम के लिए फोर्स अप्लाई किया है. कितना टाइम के लिए? t1 टाइम के लिए, ओके. और बॉडी B ने A के ऊपर T2 टाइम के लिए फोर्स अप्लाई किया है. कितना टाइम के लिए? T2. जब कोलिजन होता है, दोनों का जो फोर्स अप्लाई करने का टाइम है वो एग्जैक्टली सेम होता है. दोनों भी बॉडीज एक दूसरे के ऊपर सेम टाइम के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं, सेम टाइम्स. सो फ्रॉम दिस सिचुएशन व्हाट वी कैन से, दैट इज T1 इज इक्वल टू T2, करेक्ट. T1 इज इक्वल टू T2 रहेगा. इसको हम सिंपली T कंसिडर करते हैं, ओके. T. सो दिस इज data which we are going to use in the derivation.
हम डेरिवेशन में ये पूरा डाटा यूज करने वाले हैं, इसको ध्यान से समझना है। इनिशियली द बॉडी ए एंड बी हैविंग मास m1 and m2, their initial velocities are u1 and u2. They will collide on each other, right? Then body A will exert some force, that is F1, on body B, and B also exerts same force but in opposite direction on body A, right? These two bodies exert the force on each other for same time के लिए दोनों भी बॉडीज जो है वो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। आफ्टर कोलिजन व्हाट हैपन, देयर वेलोसिटीज विल बी चेंजेस, उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। बॉडी ए का जो इनिशियल वेलोसिटी u1 था वो v1 हो जाएगा, और बॉडी बी का जो इनिशियल वेलोसिटी u2 था वो क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स डिराइव द इक्वेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब तक जो सिचुएशन हमने डिस्कशन किया था वो मैंने यहां पे लिखा है। टू बॉडीज हैविंग इनिशियल वेलोसिटीज u1 and u2 collides on each other. Two bodies applied the force on each other. The two forces having same magnitude but opposite direction. Therefore, F1 is equal to minus F2. And after collision, they will move apart from each other with velocities v1 and v2. Okay. So, the initial momentum of body A is equal to क्या होगा, m1 into u1. Also, the initial momentum of body B is equal to what, m2 into u2. ऐसे ही फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी A is equal to m1 into v1 and final momentum of body B is equal to m2 into v2. Therefore, the rate of change of momentum of body A हमको निकालना है। क्या निकालना है, rate of change of momentum of body A. Okay, so let's calculate rate of change of momentum of body A is equal to क्या हो जाएगा, rate of change of momentum of body A is equal to, that is final momentum minus initial momentum divided by time. Okay, therefore final momentum of body A क्या होगा, final momentum of body A is equal to m1 into v1 minus initial momentum of body A is m1 into u1. Okay, divided by time. Okay, now यहाँ पे m common है, so take m1 common, therefore we will get v1 minus u1 divided by t, v1 minus u1 divided by t. This is what rate of change of momentum of body A. But according to the second law of motion, Newton's second law of motion क्या बताता है, the rate of change of momentum is directly proportional to applied force. Correct? Rate of change of momentum क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। तो बॉडी ए जो है वो कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, दैट इज F1. सो फ्रॉम दिस डिस्कशन वी आल्सो कैलकुलेट दैट इज फोर्स F2. हम F2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो F2 क्या आएगा, F2 इज इक्वल टू m2 इंटू v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय t. सो बड़ा सिंपल है। क्या किया हमने इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए निकाला, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट किया बॉडी ए और बी का। उसके बाद में हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी ए निकाला, वो मिलता है हमको फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। बट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। देयरफॉर द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ए ऑन बॉडी बी इज व्हाट, F1. Therefore, F1 is equal to m1 into v minus u divided by t. In the same way, we calculate and we get F2 is equal to m2 into v2 minus u2 divided by t. So now we have that is force F1 and F2, that is force exerted by body A on body B and force exerted by body B on body A. But according to the third law of motion, every action has equal and opposite reaction. Correct? हर action को equal and opposite reaction होता है. Therefore, from this discussion, we can say that force F1 is equal to F2. But ये कैसा होगा? Opposite direction में होगा. Therefore, we have
the relation that is F1 is equal to minus F2, that is force exerted by body A on body B is equal to force exerted by body B on body A, but these two forces are opposite in direction, therefore we take the negative sign here. Now let's put the value of force F1 and F2. अभी हम F1 और F2 का value put करना है, so we will get that is M1 into V1 minus U1 divided by T is equal to M2 into V2 minus U2 divided by T. From this equation here T is common, therefore this get cancelled. इसको सॉल्व करने के बाद हमको मिलेगा M1 into V1, that is M1 into V1 minus M1 into U1, M1 into U1. This will be equal to M2 into V2, V2 माइनस, हाँ वन मोर थिंग, यहां पे क्या है, ये माइनस सिंबल हमने नहीं लिया है, यहां पे माइनस आ जाएगा. ओके, माइनस, सो इक्वेशन चेंज होगा हमारा. हाँ, तो यहां पे क्या होगा, नाउ दिस माइनस माइनस विल बिकम प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देयरफॉर वी गेट M2 इंटू U2 प्लस M2 इंटू U2. करेक्ट. अभी क्या करना है हमको, ये निगेटिव वाला टर्म जो है इसको राइट हैंड साइड में ले जाना है, और राइट हैंड साइड में जो निगेटिव वाला टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाना है. तो वी विल गेट द फाइनल इक्वेशन दैट इज M1 V1, दिस माइनस विल बिकम प्लस हियर, प्लस M2 V2, M2 V2, दिस विल इक्वल टू, हाँ नाउ M2 U2 है और इसको इधर ले जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस M1 V1, देयरफॉर M1 U1 प्लस, और ये एज इट इज M2 U2. ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन. सो फाइनली हमको क्या इक्वेशन मिला है, दैट इज M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2. This means that the total momentum after collision is equal to total momentum before collision. Collision होने से पहले जो टोटल मोमेंटम था दैट इज M1 U1 प्लस M2 U2, वो रहेगा, वो इक्वल टू रहेगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, दैट इज M1 V1 प्लस M2 V2. सो दिस इज द सिंपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी A प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी B इज इक्वल टू क्या रहेगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी A प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी B. करेक्ट. This is the simple conservation of momentum. One more thing, यहां पे क्या हो सकता है, जब दो बॉडीज कोलाइड हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, उस समय उन बॉडीज का इंडिविजुअल मोमेंटम जो है वो कम ज्यादा हो सकता है. इंडिविजुअल मोमेंटम की बात कर रहा हूं मैं, राइट, वो कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसका टोटल इनिशियल मोमेंटम और टोटल फाइनल मोमेंटम जो है वो क्या होता है, कंजर्व होता है. राइट. मोमेंटम बिफोर कोलिजन और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होता है, कांस्टेंट होता है. दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिकॉइल वेलोसिटी. अब ये रिकॉइल वेलोसिटी क्या होता है, मतलब रिकॉइल क्या होता है ये हम जानेंगे. जैसे हम गन से बुलेट फायर कर रहे हैं, एट दैट टाइम क्या हो जाएगा, वो बुलेट आगे की तरफ निकल जाएगा और एट द सेम टाइम द गन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन. गन जो है वो पीछे की तरफ मूव हो जाएगा, और ये गन जो पीछे की तरफ मूव हो रहा है इसको बोलते हैं रिकॉइल ऑफ द गन. गन क्या हो रहा है, रिकॉइल हो रहा है, और उसको जो वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं हम रिकॉइल वेलोसिटी. क्या बोलते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी. सिंपल सा एग्जांपल कंसिडर करते हैं. मान लो कि ये गन है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है वो गन के जैसा, कंसिडर करना पड़ेगा हमको. राइट. ये गन है, ये गन का मास जो है वो M1 है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी U1 है. उसके अंदर बुलेट भी है. राइट. और वो बुलेट का मास मान लो कि M2 है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी U2 है. इनिशियली जब हम बुलेट शूट नहीं किया है, एट दैट टाइम व्हाट हैपन, द गन एज वेल एज बुलेट इन द गन बोथ आर एट रेस्ट. दोनों भी कैसे हैं, रेस में है.
अब जब बॉडी रेस्ट में होती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, ऑफ कोर्स जीरो होती है। देयरफॉर इस केस में गन का और बुलेट का इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो है, मानते हैं जीरो है, दैट इज u1 एंड u2 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे ट्रिगर है, इस ट्रिगर को दबा के हम क्या करते हैं, वो बुलेट को शूट करते हैं। अब बुलेट शूट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये गन में से बुलेट निकल जाएगा, राइट, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो u2 थी वो जीरो थी, अब क्या बन जाएगी, इस बुलेट की वेलोसिटी बढ़ेगी, वो क्या बन जाएगी v2। और ये गन की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u1 थी, अभी वो गन रिकॉइल होगा ना, जैसे हम बुलेट फायर करेंगे तो बुलेट आगे निकल जाएगा और गन पीछे आएगा, मतलब गन रिकॉइल हो रहा है, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी पीछे के डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। सो दैट इज कॉल्ड एज रिकॉइल वेलोसिटी, और इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 से लेकर के क्या हो जाएगा, वो v1 हो जाएगा इन दिस डायरेक्शन, और ये किधर जा रहा है, आगे के डायरेक्शन में। अभी हमको यही कैलकुलेट करना है कि गन की जो रिकॉइल वेलोसिटी होती है वो हमको कैलकुलेट करना है। तो इस केस में क्या हो रहा है, यहां पे भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही अप्लाई होगा, राइट, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब यहां पे गन का और बुलेट का इनिशियल वेलोसिटी दोनों जीरो है, मींस दिस इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन क्या हो जाएगा, u1 और u2 दोनों भी क्या है, जीरो है। सो ये राइट हैंड साइड का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। Therefore we will get m1 v1 plus m2 v2 is equal to जीरो, राइट, क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो ये राइट हैंड साइड का टर्म जो है वो जीरो हो जाएगा। अभी हमको निकालना क्या है, v1 निकालना है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, गन जो पीछे आ रहा है कितने वेलोसिटी से वो पीछे आ रहा है वो हमको निकालना है। तो v1 हमको कैलकुलेट करना है, तो इसको इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, so you will get m1 v1 is equal to minus m2 v2। अभी यहां पे हमको v1 निकालना है, therefore v1 is equal to minus m2 v2 divided by m1। This is the required expression for the recoil velocity। अब यहाँ पे ये माइनस सिंबल क्या डिनोट करता है, इसकी जो वेलोसिटी है वो कौन से डायरेक्शन में है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। बुलेट का वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और गन की वेलोसिटी पीछे के डायरेक्शन में, गन रिकॉइल हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है, एंड हेंस वी यूज द नेगेटिव सिंबल हियर। तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं उस गन की रिकॉइल वेलोसिटी क्या थी। अब यहाँ पे एक चीज समझ में आएगा कि स्पीड जो है, गन का स्पीड और बुलेट का स्पीड अलग अलग है, बुलेट की स्पीड ज्यादा है और गन का स्पीड कम है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे गन का जो मास है वो ज्यादा है और बुलेट का मास कम है। मोमेंटम क्या बताता है हमको, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अगर यहाँ पे दोनों की भी मोमेंटम कांस्टेंट है, इसको जितना एनर्जी है उतनी एनर्जी गन को रहेगी, लेकिन यहाँ पे एक चीज समझना होगा कि गन का जो मास ज्यादा है इसलिए उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टू मेंटेन कांस्टेंट मोमेंटम, कांस्टेंट मोमेंटम रहने के लिए क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी कम है तो इसका मास क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर मास कम है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो इस इक्वेशन पे से हमको ये पता चलता है कि गन का मास ज्यादा होने के कारण उसकी वेलोसिटी कम है और बुलेट का मास कम है इसलिए उसकी वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम and the recoil velocity। So dear friends, in this way this chapter is over here, correct। अब ये चैप्टर खत्म हो गया है, ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर में का, मोशन में का, दैट इज रिकॉइल वेलोसिटी। आज हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और रिकॉइल वेलोसिटी को पढ़ा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो मैं नए नए वीडियोस अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।